नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 5 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। जीवन का एक लक्ष्य रखिए, दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचिए, सपने में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धुन सवार हो जानी चाहिए। हर दिन का सदुपयोग कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। ठीक है, तो पृथ्वी तल से अगर बात करें तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर ये गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है ना। इसका क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी के केंद्र से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से ये ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम ध्रुवों पर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ होता है, तो ये होता है भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर है ना, भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा पर। ठीक है, अब यहाँ पर अधिकतम कैसे होता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी का केंद्र जो है, केंद्र से दूर जाने पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है केंद्र से भूमध्य रेखा का, ये ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर कम होता है। और ये जो केंद्र से ये ध्रुव का जो डिस्टेंस है ये कम है, इसलिए यहाँ पर अधिकतम मान होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, तो केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो वो निरंतर डैश के साथ चलेगा। जब उस पर बल का प्रयोग नहीं होगा तो वो किसके साथ चलेगा, आवेग के, या त्वरण, या तो गति, या तो इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जब कोई बल का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो सिंपल क्या है कि एक गति के साथ चलेगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है गति के साथ चलेगा। ठीक है, देखिए विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन होगा तो वेग कब होगा, जब बल लगाएंगे। जब बल का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या उसमें वेग नहीं होगा, तो वेग नहीं होगा तो फिर त्वरण भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आंसर क्या है, सिंपल एक गति के साथ चलेगा। जब बल का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो गति के साथ चलेगा। नेक्स्ट है कि सभी चुंबकत्व का स्रोत है तो सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या होता है, तो ये होता है विद्युत आवेश। ठीक है, देखिए विद्युत आवेश ऐसे होता है कि जो चुंबकीय जो क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है, जो करंट हम लोग जो तार में जो करंट पास होता है ना, तो यहाँ से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ये इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो विद्युत यानी कि विद्युत आवेश होता है, सभी चुंबकत्व का स्रोत होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है कि एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है, तो थके हुए वस्तु मतलब कि रुका हुआ, तो जो रुका हुआ है तो उसमें ना तो गति होगी, है ना तो ये स्पीड मोमेंटम ये होगा, या तो ना तो स्पीड होगी ना तो वेग होगा। ठीक है, क्योंकि रुका हुआ है तो उसमें ऊर्जा हो सकती है, स्थैतिक ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऊर्जा। इसमें क्या हो सकता है, ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है ऊर्जा और कार्य ये दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, अच्छा, ऊर्जा का बीमा क्या होता है ये पूछा जाता है, तो ऊर्जा का बीमा होता है mL/T-2। ये ऊर्जा और कार्य ये दोनों का बीमीय सूत्र होता है mL/T-2 होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा था, यानी कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था। ठीक है, प्रकाश की वेग को पहली बार किसने खोजा, तो रोमर ने खोजा था। ठीक है, अब प्रकाश से यहाँ कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहले प्रकाश कौन सी तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रख लीजिए इसको, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि ध्वनि में क्या नहीं होता है जो कि प्रकाश में होता है, तो ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है, प्रकाश में ध्रुवन होता है। ठीक है, ये याद रखना है।
अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश है ना, प्रकाश से क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड लगता है। ठीक है, 1.3 सेकंड चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है? तो स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक कौन सा है? तो वो है अस्टोर्च। ठीक है, अस्टोर्च जो है ये स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है। अब अस्टोर्च से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है कि पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है, यानी कि पौधे द्वारा जो है भोजन जो है वो किस रूप में संचित होता है? तो अस्टार्च के रूप में ही संचित होता है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। देखिए, मानव में जो है भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो है वो ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है ना। मानव में भोजन से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। और यही पादप में किस रूप में रहता है? तो अस्टोर्च के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग में कौन कौन सा है? तो आपको एक शब्द याद रखना है, नहला, है ना। नहला से हो जाता है नीला, हरा, लाल, ये प्राथमिक रंग है ना। तो नीला और ह से हरा और ला से लाल, है ना। तो ये क्या है? प्राथमिक रंग है। तो पूछा कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो ये पीला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट है, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पनडुब्बी जो है किसका प्रयोग करता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग करता है बाहर देखने के लिए। ठीक है, अच्छा, पेरिस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो पेरिस्कोप का आविष्कार हिप्पोलाइट मेरी डेवी ने किया था। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, आपको ध्यान रहेगा। हिप्पोलाइट मेरी डेवी ने किया था। मेरी डेवी ने किया था किसका? पेरिस्कोप का आविष्कार हिप्पोलाइट मेरी डेवी ने किया था। ठीक है, अच्छा, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार किया था हेंस लिपर्से। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो हेंस लिपर्से। ये सब क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखना है। हेंस लिपर्से, ये टेलीस्कोप का आविष्कार किया था हेंस लिपर्से ने। अच्छा, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, सबको याद रखना है। ठीक है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था जेनचेरस जेनसेन। ठीक है, तो जेनसेन आपको याद रखना है न। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेनसेन ने किया था। ठीक है, जेनचेरस जेनसेन ने किया था। और स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लाइनेक ने किया था। रेने लाइनेक। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रेने लाइनेक ने किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। एक बार फिर समझिए, देखिए, पेरिस्कोप का आविष्कार हिप्पोलाइट मेरी डेवी ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार हेंस लिपर्से ने किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेनचेरस जेनसेन ने किया था। और स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लाइनेक ने किया था। नेक्स्ट है कि जूल इसकी इकाई है। तो जूल किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई है और कार्य की भी इकाई जूल है ना। कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट है, E बराबर mc² में m चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि m का इसमें क्या है मतलब? ठीक है, तो m का मतलब है इसमें मास मतलब समूह। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समूह। ठीक है, और E का मतलब क्या आता है? एनर्जी, ऊर्जा है ना। E बराबर हो गया ऊर्जा को दर्शाता है। m जो है ये द्रव्यमान को दर्शाता है, यानी कि समूह है। ऑप्शन में समूह इसका आंसर होगा, द्रव्यमान को दर्शाता है। और C जो है ये प्रकाश के
वेग को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, E बराबर mc², ये समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आइंस्टीन से दो और ये क्वेश्चन आता है, एक अपेक्षिता का सिद्धांत या तो इसको बोलिए सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने ही दिया था। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है, तो किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए था? यानी कि मशीन के हिस्से में दोष को पता करने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। किसी भी मशीन में क्या खराबी हुई है उसको जानने के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक्सरे की खोज किसने किया था? तो विल्हेम रोएंटजेन ने किया था। तो किसने किया था? रोएंटजेन, याद रखना है। एक्सरे की खोज रोएंटजेन ने किया था और पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने किया था, है ना, विल्हेम रीटर ने किया था। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? विल्हेम रीटर ने किया था। माइक्रोवेव की खोज किसने किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। और दृश्य प्रकाश की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर बाहर निकाला जा रहा है, तो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होगा? ठीक है, किस दिशा में होगा, कैसा होगा? ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझिए। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है, जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होगी? तो वो होगा शून्य के दोनों तरफ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है शून्य के दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में आके रुकता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में आके रुकता है। ठीक है, अब रही बात यहाँ गैल्वेनोमीटर, तो एक गैल्वेनाइजेशन से क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो यसद लेबन यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है और जब वह तेजी पैडल करता है तब डायनेमो में जो बल्ब है वो उज्ज्वल प्रकाश देता है। तो डायनेमो से पहले एक क्वेश्चन याद आना चाहिए कि जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है, जब वह तेजी पैडल करता है तब डायनेमो में जो बल्ब है वह उज्ज्वल प्रकाश देता है। क्यों? तो क्योंकि कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत प्रवाह होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, और जल का आयतन न्यूनतम होता है यही 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल का घनत्व अधिकतम होता है कितने केल्विन पर, तो कैसे इसका आंसर दीजिएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आपको केल्विन में पूछे या फ़ारेनहाइट में पूछे कि जल का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है। C/5 बराबर K-273, K-273/5 बराबर F-32/9। तो अभी फ़िलहाल अगर केल्विन में पूछा कि कितना केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होगा, देखिए ये 5 से 5 ये चला जाएगा, और C का मान अगर मालूम है हमको कि सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो यहाँ 4 बैठाइए तो K का मान निकल जाएगा 273, इधर जोड़ दीजिए, यानी कि 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होगा। तो ऐसे इसको याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, यानी जल का घनत्व अधिकतम कितना केल्विन पर होता है? तो 277 केल्विन पर होता है, और सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर G यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो किस स्थान पर होता है? तो होता है ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर होता है। तो ध्रुव के पास कौन है? तो अंटार्कटिका जो है ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका जो है, जैसे ये गोलोक पारते हैं, तो अंटार्कटिका यहाँ दक्षिणी ध्रुव में है। तो ध्रुवों पर अधिकतम मान होता है G का। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझिए, देखिए ये केंद्र है ना, पृथ्वी के केंद्र से
ये जो इसका डिस्टेंस है भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो है 12,756 किलोमीटर, ठीक है। 12,756 किलोमीटर है। तो यहाँ केंद्र से अगर देखेंगे तो 12,756 का आधा करेंगे तो 6,378 किलोमीटर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये भूमध्य रेखा यहाँ तक है ना, केंद्र से। और केंद्र से ये जो ध्रुव है उसके बीच की दूरी कितना है, तो ध्रुवीय व्यास कितना होता है, तो वो होता है इसका 6,000, इसका यहाँ से यहाँ हो जाएगा 6,357 हो जाएगा किलोमीटर, ठीक है। 6,357 किलोमीटर होगा, यानी कि आपका 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास होता है। तो ये जो डिस्टेंस है देखिए, यहाँ केंद्र से जो है ध्रुव का त्रिज्या जो है ये इसको जो डिस्टेंस है 6,357 किलोमीटर है, और ये भूमध्य रेखा के पास है 6,378 किलोमीटर है। तो यानी कि ये ज़्यादा है, तो जिधर ज़्यादा रहेगा उधर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा, है ना, एक दूसरे के उल्टा होता है। तो ध्रुवों पर ध्रुव की डिस्टेंस जो है ये कम है, यानी कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम होगा, ठीक है, ध्रुव पर, ठीक है। तो ऐसे समझ लेना है। और पृथ्वी के केंद्र से दूर जाने पर क्या होता है, जी का मान घटता है, ठीक है। मतलब पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसीलिए क्या है, अंटार्कटिका कैंप पे ये गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम हो गया, क्योंकि अंटार्कटिका कैंप जो है ये दक्षिणी ध्रुव में है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है। तो इस टाइप के 3 प्रश्न पूछा जाता है ना, कि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, धीरे धीरे गिरे, धीरे धीरे ऊपर चढ़े, है ना, तो सबको यहाँ पर जानना है, ठीक है। तो अचानक गिर जाए तो मतलब आंधी या झंझावात की संभावना है, ठीक है। अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरे, ठीक है, अचानक गिर जाए तो आंधी या तूफान हो गया, और धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो दिन साफ होने की संभावना है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है, ठीक है। अब रही बात वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला उपकरण कौन सा है, तो यही बैरोमीटर है, ठीक है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, किस उपकरण से, तो बैरोमीटर से, ठीक है। अब बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो टोरी सेली ने किया था। टोरी सेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। अच्छा, वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई क्या है, तो वो है पास्कल, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक लोहे की गेंद या पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा, यानी कि एक लोहे की गेंद को पारा में गिराया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, या तो यह पारे या तो पारद की सतह पर तैरेगी। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 ही, क्योंकि जो पारा जो है ना, पारा के ऊपर ये लोहे की गेंद तैरेगी। क्यों, क्योंकि लोहे का जो घनत्व है, ठीक है, लोहे का जो घनत्व है वो पारे के घनत्व से कम है, ठीक है, ये याद रखना है। लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम है, इसलिए वो जो कि है पारे में ये डूबेगी नहीं, ये बल्कि लोहा जो है ये पारे के ऊपर तैरते रहेगी, क्योंकि घनत्व कम है लोहे का, ठीक है। अब पारा से क्वेश्चन 1-2 और आता है, मान लो पारा से क्वेश्चन आता है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सा है, तो ये पारा ही है। कमरे के ताप पर द्रव धातु पारा है। और एक आता है द्रव अधातु। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए, साथ में जो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न हो वो एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पारा की बात आई है, तो पारा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो देखेंगे, जैसे कि कमरे के ताप पर द्रव धातु होता है पारा, लेकिन द्रव अधातु अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, ब्रोमीन होता है, ठीक है। द्रव अधातु जो है वो है ब्रोमीन, ठीक है। ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे कैसे करना है। देखिए, कमरे के तापमान द्रव धातु, धातु की बात करेंगे, धातु तो ये छोटा है तो ये पारा हो गया, पारा, ठीक है। और अधातु पूछेगा, अधातु ये शब्द में बड़ा है तो इसका आंसर बड़का हो जाएगा, है ना, ब्रोमीन। अधातु में ब्रोमीन, और धातु छोटा है यानी कि पारा शब्द में ये भी पारा भी छोटा है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा तो याद रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि मीना माता रोग जो है ना किसके प्रदूषण से होता है, किसके
जो कारक है मीना माता रोग का वो कौन है, तो पारा है ना। पारा के प्रदूषण से मीना माता रोग होता है, ठीक है। तो मीना माता रोग और एक आता है इटाई इटाई रोग। तो मीना माता पारा, मीना माता जो रोग होता है वो पारा के कारण, इटाई इटाई कैडमियम, इटाई इटाई कैडमियम, इससे रिलेट कर लीजिए। देखिए देखिए स्वर जो है वॉइस एक जैसा आ रहा है, इटाई इटाई ये टोठो डो वाला है, तो यानी कि इटाई इटाई कैडमियम, इटाई इटाई कैडमियम और मीना माता पारा। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच क्या होता है, तो श्रव्य ध्वनि होता है ना, श्रव्य ध्वनि होता है यानी कि ऑडिबल साउंड होता है, ऑडिबल यानी कि सुनने योग्य, ठीक है। तो ऑडिबल साउंड होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ठीक है। और एक आता है अवश्रव्य। तो अब श्रव्य जो है वो होता है 20 हर्ट्ज से कम, है ना, जिसको मानव नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से कम होता है अवश्रव्य तरंग, और एक होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, वो होता है प्राश्रव्य तरंग होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला कि अवश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम, श्रव्य ध्वनि जो होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अब प्राश्रव्य जो होता है ध्वनि वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। अच्छा, ध्वनि मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। और ध्वनि कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अब प्रकाश प्रस्थ तरंग यानी अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है डेसिबल का उपयोग यानी प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो डेसिबल क्या ध्वनि से रिलेटेड है, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे ये आता है कि WHO द्वारा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानव के लिए कर्णप्रिय एवं सुरक्षित कितना डेसिबल माना है। तो 45 डेसिबल माना है, ये याद रखना है, ठीक है। ये WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये 45 डेसिबल जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे क्या है, निर्वात में नहीं चलती, बाकी ठोस द्रव और गैस अवस्था में चलती है। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम द्रव में होता है, और उससे कम सबसे कम जो गति होती है ध्वनि की वो गैस में होता है, ठीक है। लेकिन निर्वात में ये गमन नहीं करती है। वही प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करती है, ठीक है। तभी तो निर्वात होते हुए सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये निर्वात में भी गमन करती है प्रकाश तरंगें, और ध्वनि तरंगें जो है वो निर्वात में गमन नहीं करती है, निर्वात में वो नहीं चलती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि मात्रा UT प्लस कैपिटल T चिन्हों का अर्थ समान्ध है का आयाम है, यानी कि UT प्लस T का बीमा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, UT प्लस T, तो इसका बीमा हो जाएगा LT, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है LT, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है। क्लासिकल भौतिकी का नियम जो है किन कणों पर लागू होता है, तो ये होता है जिसका आकार कितना होना चाहिए, कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁸ मीटर से अधिक होता है। 10⁻⁸ मीटर से अधिक जो होता है तो उसी पर क्लासिकल भौतिकी नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो इसमें से कौन सा होगा। जैसे रोलिंग घर्षण सबसे ज़्यादा होगा, या तो स्थैतिक घर्षण उससे कम, और उससे कम गतिज घर्षण। तो इसका क्या होगा मालूम, जब कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो उसमें स्थैतिक घर्षण जो है ये ज़्यादा होता है, उससे कमज़ोर होता है गतिज घर्षण, और उससे कमज़ोर होता है रोलिंग घर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो उसमें क्या है, स्थैतिक घर्षण ज़्यादा होगा, फिर गतिज घर्षण उससे कम होता है रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट है ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व P के मध्य यह संबंध है। तो कौन सा संबंध है, ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व। ध्वनि और यहाँ क्या क्या आया, ध्वनि और घनत्व, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है कि घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम होता है, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम होता है, ठीक है। यानी कि ध्वनि का वेग बढ़ने पर ध्वनि का जो है घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम होता है, यानी कि एक दूसरे का
उल्टा होगा, है ना। जैसे घनत्व बढ़ेगा तो वेग कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, उल्टा होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, देखिए। तो जैसे कि घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग कम होगा, तो एक दूसरे के उल्टा होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, है ना। भी समानुपाती √1/p इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बैंगनी प्रकाश के लैम्डा का परास नैनोमीटर में है। तो बैंगनी प्रकाश के लैम्डा का परास जो है वो नैनोमीटर में कितना है, तो 380 से 450 लैम्डा के बीच होता है, ठीक है। बैंगनी प्रकाश के लैम्डा का परास जो है वो कितना होता है, 380 से 450 नैनोमीटर, ठीक है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। तो दोस्तों इस तरह से फिजिक्स का पार्ट 5 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। और आज का क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया है। क्वेश्चन फिर समझिए कि भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहे।